नमस्कार, मैं सिमी भारद्वाज एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। और मुझे कहा जाता है कि आप थोड़ा सा वीडियो को जो है वो हंसते हुए बनाइए, क्योंकि मेरा जो भाई यहाँ पे बैठा वो मेरे को घूरता रहता है। तो आज हम पढ़ेंगे, साथ में मस्ती भी करेंगे। तो चलो देखते हैं हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। हमने लास्ट लेक्चर में गोलमेज सम्मेलन पढ़े थे। कितने थे ये? 3 थे। और तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन जो थे लंदन में हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था और कांग्रेस ने सिर्फ दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। और वो सम्मेलन भी असफल रहा। फिर गांधी जी ने भारत में आकर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो पुनः शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन आता है कि दूसरी बार कब शुरू हुआ था? तो देखो 28 दिसंबर को वो भारत आए थे और 29 दिसंबर को उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। और जो उसका प्रथम वाला चरण था वो 6 अप्रैल 1930 जब उन्होंने नमक सत्याग्रह, जो नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था, उसके बाद उन्होंने शुरू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 2 चरणों में शुरू हुआ था। ठीक है, और ये तीनों के तीनों लंदन में हुए। ठीक है, और हमने थर्ड वाले गोलमेज सम्मेलन में पढ़ा था कि वहां पे एक अधिनियम बनाया गया, उसका नाम था भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम को उस टाइम पे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। लेकिन जब हमारा संविधान बना, जब हमारे संविधान पे साइन हुए 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ या पार्शली जो था लागू हुआ, तो उस टाइम पे हम जो हमारा संविधान का आधार था वो यही अधिनियम बना था। लेकिन उस टाइम पे 1932-35 में हमने इसको स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो देखो थर्ड में यही एक इम्पोर्टेंट था कि भारत सरकार अधिनियम आया था। ठीक है, अब कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया है, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो उनको लगा कि ये सही है भारतीय शासन के लिए, प्रशासन के लिए, कुछ छुटपुट सी चीज़ों को उन्होंने अपनाया, लेकिन वैसे इसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब बात करते हैं देखो 1937 की। 1937 में भारत में क्या हुए? प्रांतीय चुनाव हुए। और उस टाइम हमारे भारत में 11 प्रांत थे। ये 11 प्रांत जो है 1 बाय 1 पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे, क्योंकि जो इसका लास्ट टॉपिक है हिस्ट्री का, वो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट टॉपिक है, कैसे कैसे संविधान बना। तो ये मैं वहाँ डिस्कस करवाऊंगी 11 प्रांत कौन कौन से थे। ठीक है, तो चुनाव हुए 1937 में, 11 प्रांत थे उस टाइम पे। और उनमें से 6 प्रांतों में कांग्रेस जो है बहुमत के रूप में आई और 2 प्रांतों में गठबंधन या गठजोड़। ठीक है, यानी कि किसी दूसरी पार्टी के साथ ही इन्होंने क्या किया? गठबंधन किया। तो हम मान सकते हैं कि 11 में से 8 प्रांतों में उस टाइम कांग्रेस जो थी वो भारत में आई। तो देखो कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन आपको पता है कि हमने 1928 में नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा था कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। ठीक है, ये यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, अब देखना यहाँ पे क्या हुआ कि 8 जो प्रांत थे हमारे, कांग्रेस आई और 3 प्रांत जहाँ पे क्या था, मुस्लिम जो थे वो बहुसंख्यक थे। वो कौन कौन से थे? सबसे पहला बंगाल, फिर पंजाब और उसके बाद सिंध। ठीक है, यहाँ पे बंगाल आज का बंगाल नहीं है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आज जो बांग्लादेश है वो बंगाल है। और पंजाब आज का पंजाब नहीं, इसमें पंजाब है, हरियाणा है, और उस टाइम जो आज जो पाकिस्तान का पंजाब है वो भी उसमें वहीं था। तो देखो इन वाले प्रांत में जो क्या था, मुसलमान बहुसंख्यक थे। इसलिए देखो यहाँ पे कितने प्रांत? 3 ही प्रांत तो बचे थे जहाँ पे कांग्रेस जो है वो काबिज नहीं हो सकी। ठीक है, अब हुआ क्या? 1937 में चुनाव हुए और 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ कि पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। और इसी दिन से जो है वो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जो है मानी जाती है। ठीक है, अब देखो इसमें ब्रिटेन ने क्या किया या सरकार ने क्या किया कि एक घोषणा कर दी रिटर्न में
कि इस दूसरे विश्व युद्ध में भारत जो है वो भाग ले रहा है और ब्रिटेन के पक्ष में वो भाग ले रहा है। और इसके विरोध में जो ये सरकार बनी थी 8 प्रांतों में, प्योरली जो है कांग्रेस बैठी हुई थी, उन्होंने सभी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कहा कि अब हमें क्या चाहिए, राष्ट्रीय सरकार चाहिए, यानी कि पूरे राष्ट्र की एक ही सरकार चाहिए। ठीक है, जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है, तो अब सरकार और एक ऐसे लालच को लेके आने वाली थी जिससे कि वो भारतीय जनता को लुभा सके कि किसी न किसी तरीके से जो है वो भारत को ब्रिटेन के पक्ष में युद्ध के लिए तैयार कर सके। तो सरकार ने क्या किया कि भारतीयों को लुभाने के लिए एक और प्रस्ताव लेकर आए, जिसे कहा जाता है, ये आया था आपका 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, और इसे कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव, यानी कि अब एक और लालच जो है वो भारतीयों को दे रहे हैं, लेकिन अब भारतीयों को इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, यानी कि ब्रिटिश को इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम 1928 में डोमिनियन स्टेट की बात कर चुके थे, 1929 में हम पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज की डिमांड कर चुके थे। और ये जो प्रस्ताव आया था, इसमें जो उन्होंने कहा, जो उनकी इन्होंने ऐड किया था, वो उससे भारतीय जो थे और ज़्यादा क्रोधित हो गए और ये प्रस्ताव असफल रहा। तो पढ़ते हैं कि अगस्त प्रस्ताव में ऐसा क्या था कि जो हमारे भारतीय थे उन्होंने उस प्रस्ताव को नहीं माना। ठीक है, और अंग्रेज ज़्यादा कहाँ डर गए थे, जहाँ पे हमने बात करी थी राष्ट्रीय सरकार की। ठीक है, तो आज का हमारा मेन टॉपिक ही क्या है, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो देखो अगस्त प्रस्ताव ये कब आया था हमारा, 8 अगस्त 1940 को। क्यों लेके आए ये अंग्रेज, क्योंकि हमारी जो सरकार बनी थी, प्रांतीय जो सरकार बनी थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, सरकार को भंग कर दिया था और उन्होंने घोषणा की थी अब हम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना जो है या सरकार का गठन जो है करेंगे। तो ब्रिटिश ने अंग्रेजों को लुभाने के लिए एक और प्रस्ताव जो था लेकर आ गए। ठीक है, तो इसमें था क्या, देखो इसमें पहला क्या बोला, हम भारत को डोमिनियन स्टेट का या स्टेटस का दर्जा देंगे। ठीक है, हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। तो देखो आज से हम 40 की बात कर रहे हैं, हमने 1928 में नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा था कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। और इसमें भी जो हमारे उस टाइम के यंग लीडर थे, ये नेहरू के खुद के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि डोमिनियन की बात को छोड़ो, अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो देखो 12 साल बाद अंग्रेज हमें कैसे लुभा रहे हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। डोमिनियन स्टेट क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, लेकिन आपका जो आपके स्टेट का जो हेड है वो महारानी ब्रिटेन ही रहेगी। तो देखो अब जो इंडियंस थे इस कंडीशन से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि अब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, क्योंकि हम 1928 में डोमिनियन स्टेट की बात कर चुके थे और 1929 में हमने पूर्ण स्वराज का जो था अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। तो अब इसका कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन अंग्रेजों ने हमें एक बार फिर लालच दिया कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा जो है वो देंगे। ठीक है, और देखो वायसराय की कार्यकारिणी का प्रसार। ठीक है, जो वायसराय की कार्यकारिणी की वायसराय की हेल्प के लिए एक काउंसिल होती थी, उसमें इंडियंस भी होते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी का प्रसार करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जो हम नियुक्त करेंगे। तो भारतीयों ने कहा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और तीसरा इन्होंने क्या कहा, जो हमने इनसे कहा था कि हम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करेंगे, तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सरकार का गठन हम नहीं होने
देंगे, राष्ट्रीय सरकार का गठन हम नहीं होने देंगे, ब्रिटिश सरकार ने कहा। जबकि अब हम चाहते ही क्या थे, राष्ट्रीय सरकार, ये डोमिनियन स्टेट, ये कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम इन चीज़ों की बहुत टाइम पहले जो है वो मांग कर चुके थे, जब उन्होंने इन मांगों को नहीं माना था। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा इन्होंने कि आपके संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का जो है वो हम गठन करेंगे, यानी कि जो भारतीयों के लिए संविधान बनेगा उसको बनाने वाली जो संविधान सभा होगी उसका गठन किया जाएगा। लेकिन ये जो था, ये जो उन्होंने हमें लालच दिया था, इसको नहीं माना भारतीयों ने। ठीक है, अब देखो साथ में क्या चल रहा है, दूसरी तरफ चलते हैं हम। सेकंड जो है हमारा विश्व युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध चल रहा है, तो जो ब्रिटेन है वो हर जो मोर्चे पर जो है वो हार रहा है, और अब उसको क्या था कि भारतीयों को सहयोग प्राप्त करना जो था वो जरूरी हो गया था, और वो चाहता था कि भारतीय अब उनके पक्ष में युद्ध करे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हमने इनकी शर्तों को नहीं माना, ठीक है, और कहते हैं कि अगर इस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अंग्रेज जो है हर मोर्चे पर, हर क्षेत्र में परेशान है, मुसीबतों से घिरे हुए हैं, और इस टाइम पे इन्हें मारो पीटो जैसे मर्जी, इनको भारत से भगा दो। तो गांधी जी का यहाँ पे क्या विचार था कि अंग्रेज जो है वो मुश्किलों में घिरे हैं, और इस टाइम इन पे जो है वो वार नहीं करना चाहिए, और कोई भी ऐसा सत्याग्रह नहीं चलाना चाहिए। और कहा जाता है कि अगर उस टाइम पे सच में ऐसा कुछ हुआ होता तो 100% हमारा भारत जो है 1940 में ही आज़ाद हो जाता, क्योंकि हमारे गांधी जी तो ठहरे सत्य और अहिंसा के पुजारी, तो वो ऐसा कुछ करने वाले नहीं थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को एक सत्याग्रह चलाया, जिसका नाम क्या था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, अब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, अब हमने देखा था पीछे कि गांधी के दो बड़े सत्याग्रह, दो बड़े आंदोलन कौन कौन से थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है, जो एक 1930 में चला था, एक 1920 में चला था। उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था। अब गांधी का क्या विचार है कि अंग्रेज परेशान है, और इस लेवल के हम कोई भी सत्याग्रह नहीं करेंगे कि अंग्रेज और परेशान हो जाएं। ठीक है, वो संवैधानिक तरीके से जो थे वो स्वतंत्रता चाहते थे। उन्होंने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह, मीन्स कि अब सत्याग्रही मैं चुनूंगा। ठीक है, यानी कि एक भीड़ नहीं होगी, सत्याग्रही चुने जाएंगे और वो लोगों को जो है वो शिक्षित करेंगे, संदेश पहुंचाएंगे गांव से गांव तक। ठीक है, तो सबसे पहले जो सत्याग्रही थे वो थे हमारे विनोबा भावे। ठीक है, और ये सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था, पवनार या पावनार आश्रम, ठीक है, महाराष्ट्र से। और सबसे पहले सत्याग्रही कौन बने, विनोबा भावे, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब ये जो सत्याग्रही थे वो गांव-गांव जाते, लोगों को सत्याग्रह के बारे में बताते, और ठीक है, इनका एक जिसको बोलते हैं, ये इनका टारगेट क्या था कि लोगों को संदेश पहुंचाते पहुंचाते कहाँ पे पहुंचना, दिल्ली पहुंचना। इसलिए इस सत्याग्रह का जो था नाम भी दिल्ली चलो सत्याग्रह भी कहा जाता है, उसी से पड़ा, क्योंकि ये जो आपके सत्याग्रही थे ये पैदल गांव-गांव सफ़र करते करते लोगों को संदेश पहुंचाते पहुंचाते कहाँ तक जा रहे थे, दिल्ली तक। इसलिए इस सत्याग्रह का नाम क्या पड़ गया, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो सत्याग्रह। ठीक है, अब देखो, एक तो इंडिया की कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि हम ये सत्याग्रह कर रहे हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह, दूसरी ओर हमारा जो है दूसरा विश्व युद्ध चला हुआ है, और मैंने कहा ब्रिटेन जो है हर मोर्चे पर हार रहा है। अब ब्रिटेन को जो था किसी भी हालत में भारत का साथ चाहिए था, और अब उसको इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा कि किसी भी तरह से या तो भारत को आज़ाद कर दो या भारत को अपने पक्ष में युद्ध के लिए तैयार करो। ठीक है, अब हुआ क्या कि जो दक्षिण पूर्व एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ पे ब्रिटेन की जो है वो हार हो जाती है। और अब क्या खतरा है ब्रिटेन को कि जापान जो है वो भारत पर आक्रमण करेगा। ठीक है, ब्रिटेन हार रहा था, जर्मनी, जापान, इटली जो थे वो जीत रहे थे। तब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो थे उस टाइम कहाँ, ब्रिटेन में चर्चिल थे पीएम। ठीक है, तो उन्होंने
इंटरनेशनल दबाव बनाया ब्रिटेन पे, इंडिया में जो अंग्रेज थे कि किसी भी तरह भारत का सहयोग प्राप्त करो। तो अब अंग्रेजों ने एक और चाल चली और वो भारत के लिए एक और प्रस्ताव लेकर आए लुभाने के लिए, ताकि जो है भारत दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जो है वो सहायता करे। तो वो प्रस्ताव क्या था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, ठीक है। और इसको कौन लेकर आया था? स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। और ये मजदूर नेता था, ठीक है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी का नेता था ये, ठीक है। अब इस मिशन में था क्या? सबसे पहले वही एक जो हम कब से डिमांड कर रहे थे, डोमिनियन स्टेट का दर्जा, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि वायसराय, जो ये वही शर्तें रख रहे हैं जो उन्होंने अगस्त प्रस्ताव में रखी थी, वायसराय की कार्यकारिणी का प्रसार, यानी कि उसको बढ़ाया जाएगा, इंडियन की संख्या जो है बढ़ाई जाएगी। और थर्ड वाली क्या रखी कि संविधान सभा का निर्माण। ये सारी चीजें हमने अभी अभी अगस्त प्रस्ताव में पढ़ी, संविधान सभा का गठन। लेकिन जो इन्होंने फोर्थ वन जो इसमें क्रिप्स मिशन में इन्होंने एक चीज ऐड करी जिससे पूरा इंडिया जो था, भारतीय जो थे वो हिल गए थे, वो क्या था कि अगर प्रांत जो हैं वो संविधान से खुश नहीं होंगे तो वो भारत से अलग हो सकते हैं। क्या कहा कि जो प्रांत हैं वो अगर उस संविधान से खुश नहीं होंगे तो भारत से अलग हो सकते हैं, पृथक हो सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, अपना संविधान जो है वो अलग से बना सकते हैं, ठीक है। क्या कहा कि जो संविधान बनेगा युद्ध के बाद, जो भारतीयों के लिए संविधान बनेगा, अगर उससे कोई प्रांत, 11 प्रांत थे उस टाइम पे, अगर कोई प्रांत खुश नहीं है तो प्रांत भारत से अलग हो सकता है और वो अपना संविधान खुद लिख सकता। अब देखो उस टाइम पे दो तरह के भारत जो था, दो भागों में डिवाइड था, और जो संविधान सभा बनेगी ना उसका गठन कैसे किया जाएगा, देखो एक तो था ब्रिटिश भारत और दूसरा था हमारा देसी रियासतें, ठीक है। अब देखो जो ब्रिटिश भारत से लोग जाएंगे वो जाएंगे निर्वाचित होकर, चुनकर, और जो हमारी देसी रियासतें हैं इससे जो जाएंगे वो मनोनीत, यानी कि जो राजा थे वो लोगों को मनोनीत करेंगे, नियुक्त करेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या बोला इन्होंने कि प्रांत खुश ना होगा तो वो अलग हो जाए और संविधान खुद बना ले अपना। तो देखो ये दो चीज़ें जो थी इससे भारतीयों में बहुत सारा रोष जो था फैल गया। देखो यहाँ भी इन्होंने क्या कि इंडिया को एक बार फिर से डिवाइड करने की कोशिश की, वही कोशिश जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजित करके करी थी, ठीक है। उस टाइम भी उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को बांट दिया था और अब भी यही बात कर रहे थे। देखो इतना बड़ा भारत, और उस टाइम पे कम से कम 562 जो थी देसी रियासतें थी, साथ में ब्रिटिश भारत था जहाँ पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, और ये जो थी यहाँ इस पे भी अंग्रेजों का ही शासन था लेकिन अप्रत्यक्ष था, ठीक है। यहाँ पे राजा जो थे वो शासन कर रहे थे। तो देखो इन्होंने क्या किया कि 1905 वाली जो उन्होंने एक गलती करी थी उसको फिर से यहाँ पे दोहरा दिया कि वो अपना संविधान स्वयं लिख सकते हैं और वो भारत से अलग हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि ब्रिटिश भारत से तो लोग चुन के आएंगे लेकिन देशी रियासतों से जो राजा मनोनीत करेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये देशी जो रियासतें थी इसके राजा जो महाराजा होते थे वो भी तो अंग्रेजों के चाटुकार होते थे, अंग्रेजों के ही तलवे चाटते थे। तो वहाँ पर वो उन्हीं लोगों को मनोनीत करते जो अंग्रेजों के अधीन थे या अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले थे। उपाधियों वाले, मैंने बोला था राय बहादुर की, केसरी की, इस तरह की उपाधियां जो थी वो दी जाती थी, और उन उपाधियों को देने के बाद भारतीय ही भारतीयों को शोषण करते थे, ठीक है। तो यहाँ से वही लोग आएंगे जो ब्रिटिश के
हित में काम करेंगे। तो देखो ये दो चीज़ें जो थी वो बहुत गलत ऐड हुई। और वो सबसे पहले डोमिनियन स्टेट, जो हम 1928 की बात कर रहे हैं, अगस्त प्रस्ताव में भी हमें यही लालच दिया गया कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, जो कि अब नहीं चाहिए। और वायसराय की कार्यकारिणी में यही उन्होंने जो ऐड किया था अगस्त प्रस्ताव में, जो कि अब हमें नहीं चाहिए। अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, तो इस प्रस्ताव का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। और इस प्रस्ताव को गांधी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि ये चेक जो है, इस चेक की जो डेट है वो बहुत दूर है। और नेहरू ने क्या जोड़ा? जिसका भविष्य जो है निकट में, ये उस बैंक का चेक है जिसका भविष्य निकट में खत्म होने वाला है, या बैंक जो है वो नष्ट होने वाला है। तो पूछा जाता है किस प्रस्ताव के बारे में जो था गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड, ठीक है, अगली तारीख का चेक। तो वो कौन था? क्रिप्स मिशन था। ठीक है, और नेहरू ने क्या कहा? जिसका बैंक जो है निकट भविष्य में नष्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये था, ये भी असफल रहा। असफल क्यों रहा? अब ये देखो, सबसे पहले जो अलग प्रांत भारत से अलग होने की बात कर रहे थे, और दूसरा संविधान अलग, साथ में जो ब्रिटिश भारतों से निर्वाचित सदस्य आने थे और देसी रियासतों से मनोनीत सदस्य आने। तो यहीं पे गड़बड़ी दिख रही थी कि वो प्रांतों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि 562 रियासतें थी, अगर इन 562 रियासतों में 200-300 को भी संविधान पसंद नहीं आता तो ये अपना अपना संविधान जो था वो बना सकती थी। ठीक है, यहाँ पे शर्त जो थी उन्होंने जोड़ दी, इसलिए ये जो मिशन था असफल रहा। और यहाँ पे एक और कारण था, क्योंकि बार बार अब डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे, जो कि नहीं चाहिए। हमने 28 में ये डिमांड करी थी, मांग करी थी, जो कि पूरी नहीं हुई थी। तो आज हमने क्या पढ़ा? एक अगस्त प्रस्ताव पढ़ा और एक क्रिप्स मिशन पढ़ा। और कल हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। और उसके बाद ये जो है हमारा आधुनिक भारत वो खत्म हो जाएगा। साथ में आपको ये बताना चाहती हूँ, ये जो सीरीज चली थी ये पटवारी के लिए, पुलिस के लिए, 10th + 2 लेवल के लिए जितने एग्जाम होते हैं, अब मैं एक ऐसी सीरीज चला रही हूँ जहाँ पे अलाइड या HAS नायब तहसीलदार का जो है सिलेबस जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो ये आपका बेस बनाने का काम करेगा। और जो सीरीज अब स्टार्ट हो रही है बहुत ही ज़्यादा डीपली है HAS, अलाइड और नायब तहसीलदार के लिए। धन्यवाद।